प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस रिवीजन सीरीज में आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है या सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो ज्योग्राफी है। बेसिकली जो फिजिकल ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट थे उनमें बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आ रहे थे। सब उन्होंने कहा था कि सर कुछ जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वहां से, जो फिजिकल ज्योग्राफी से बनते हैं, जहां पर कि अक्सर बच्चे कंसेप्ट के कमी के चलते मिस कर जाते हैं, उनको एक बार डील कर लिया जाए। तो चूंकि आज से हमें इकोनॉमिक सर्वे करना था, लेकिन ये चूंकि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बच्चों की डिमांड आ गई, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले 2-3 दिन, शायद 2-3 दिन में आपको फिजिकल ज्योग्राफी के जितने कंसेप्ट हैं, जो कि जहां से के प्रश्न बनते हैं और जहां आप मिस कर सकते हैं, उन सारे कंसेप्ट से आपको पहले अपडेट कर दिया जाए, फिर उसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए फिजिकल ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल के तापन एवं शीतलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, पढ़ा आप सभी ने होगा, लेकिन आप अपने नॉलेज को देखिए कि क्या आपका नॉलेज इतना परिपक्व है कि आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। तो मैं स्टेटमेंट बोलता जा रहा हूं। पहला है, प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के पश्चात पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में लघु तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है, जिससे पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म हो जाती है। पहला स्टेटमेंट रहा। देखिए, ज्योग्राफी में ये चूंकि हम लोग जो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बना रहे हैं, ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आपने इन सभी स्टैंडर्ड्स पे अपने आप को खरा उतार लिया, तो आप यूपीएससी के फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़े प्रश्नों को आसानी से करने की स्थिति में निश्चित रूप से होंगे। तो पहला स्टेटमेंट को पहले तो आपको समझना है, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। सेकंड स्टेटमेंट, मध्य अक्षांशों के दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती हैं। सेकंड स्टेटमेंट है। तीसरा, पार्थिव विकिरण के द्वारा वायुमंडल में दीर्घ तरंगों का समावेश होता है। अब कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। चलिए, मैं हट गया, अब आप लोग क्या करें, इसका आंसर खुद से बताएं। ठीक है, आप लोगों ने उत्तर तो सोच ही लिया होगा। अब देखिए, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी का नॉलेज कितना परिपक्व है, खुद को जज करिए। पहला स्टेटमेंट में पढ़ता हूं कि प्रवेशी सौर विकिरण, प्रवेशी सौर विकिरण का मतलब कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, उससे गर्म होने के पश्चात, अर्थात जो पृथ्वी का सतह है वह प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म हो गया, उसके बाद की स्थिति क्या है कि पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में लघु तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। तो पहला स्टेटमेंट है, उसका पहला पार्ट था कि पहले सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी क्या करती है कि उसके निकट के, सतह के निकट के जो वायुमंडल है, उन वायुमंडलीय परतों में लघु तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। उन लघु तरंगों के माध्यम से तापमान उन वायुमंडलीय क्षेत्रों में फैला देती है, जिससे पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने जब ये ज्योग्राफी पढ़ा होगा, फिजिकल ज्योग्राफी, तो वहां पर आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश, ये मैंने मान लिया कि ये एक वायुमंडल की परत है। ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है वह कौन सा प्रकाश होता है? वो होता है लघु तरंग दैर्ध्य। लघु तरंग दैर्ध्य प्रकाश आता है, और जब पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो पृथ्वी कुछ उष्मा को अपने पास रखती है, बाकी तरंग को वापस पुनः अंतरिक्ष में लौटा देती है। तो जो पृथ्वी अंतरिक्ष में जिन तरंगों को लौटाती है वे कैसे तरंग दैर्ध्य होते हैं? वे होते हैं दीर्घ तरंग दैर्ध्य।
दीर्घ तरंग दैर्घ्य। तो यहां पर स्टेटमेंट से एक बात तो क्लियर हो गई कि पृथ्वी सूर्य से आने वाली लघु तरंग दैर्घ्य से पहले गर्म होती है, फिर उसके बाद पृथ्वी अपने उस उष्मा को अवशोषित करने के बाद उस उष्मा को पुनः वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। और जब पृथ्वी भेज रही होती है तो वो जब पृथ्वी भेजती है तो वो होते हैं दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में निकलते हैं। अब यहां पर यह समझने की बात है कि सतह पहले जब पृथ्वी ने भेजा तो यहां पर जो हवा या फिर जो भी कण है वो कण क्या करते हैं, जैसे अगर यहां पर कोई CO2 है तो CO2 क्या कर रहा है, CO2 एक काम करता है कि जो पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण है उस विकिरण के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। CO2 क्या करता है, कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि जितना लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में विकिरण आया उतना ही विकिरण वापस दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में नहीं गया, बल्कि कुछ कम विकिरण वापस गया और कुछ विकिरण CO2 ने यहां पर ऑब्जर्व कर लिया। तो इससे पृथ्वी का टेम्परेचर गर्म होने लगा। अब स्टेटमेंट कह रहा है कि सौर विकिरण के गर्म होने के पश्चात पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में लघु तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। तो आप लोगों ने यह तो समझ लिया कि पृथ्वी जो संचरण करती है वो लघु तरंग के रूप में नहीं बल्कि दीर्घ तरंगों के रूप में करती है। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो पृथ्वी जो संचरण करती है वो लघु तरंगों के रूप में नहीं बल्कि वो किस तरंग के रूप में, दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में करती है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट, मध्य अक्षांशों के दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती है। पहले तो कि मध्य अक्षांश क्या है भाई, मध्य अक्षांश किसे कहते हैं, तो मध्य अक्षांश से तात्पर्य है कि ये देखिए यहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो इसके बीच का ये जो अक्षांश है ये मध्य अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात हो रही है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो ये क्षेत्र है यह स्टेटमेंट कह रहा है कि यह किससे, केवल अभिवहन के कारण ही गर्म होता है। आने वाले या अभिवहन के कारण ही यहां पर केवल भिन्नताएं पैदा होती है। भिन्नताओं का मतलब है गर्म होना, ठंडा होना। अब यहां पर आपको समझना है कि अभिवहन क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे तो, चालन, संवहन, अभिवहन और विकिरण, ये 4 पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से उष्मा का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होता है। चालन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पदार्थ, जो कोई भी ठोस पदार्थ जो कि उष्मा का सुचालक है, अगर वो गर्म है तो उसके संपर्क में कोई दूसरा पदार्थ आएगा तो वह क्या करेगा, अपनी उष्मा का उस पदार्थ में ट्रांसफर कर देगा। जैसे अगर आप लोग कभी खाना बनाते होंगे या गर्म कमरे में जाते होंगे या खाना बनाने वाले तवे के आसपास रहते होंगे, जैसे ही तवा पे हाथ टच करता होगा, तवा गर्म है, आपके हाथ में गर्मी ट्रांसफर होने लगती है। तो यह जो प्रक्रिया है जो कि संपर्क से गर्म होती है, इस प्रक्रिया का नाम होता है चालन। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया होती है संवहन। संवहन का जो प्रक्रिया है वह बेसिकली जब तापमान बढ़ता है तो हवा गर्म होती है और हवा गर्म होकर के जब ऊपर उठती है तो वह गर्म हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा, ऊपर के भाग में गर्मी धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, जा रही है। तो यह जो उष्मा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है संवहन। आप सभी जानते हैं कि विषुवत रेखा के आसपास संवहनीय वर्षा होती है। विषुवत रेखा के पास संवहनीय वर्षा होती है तो क्या मतलब है इसका मतलब है कि जो गर्म हवा है वह हवा गर्म होकर के जब ऊपर उठती है तो वह ऊपर उठ करके संघनित होती है और फिर बादल बनते हैं और फिर वहीं पर वर्षा हो जाती है। तो यह जो हवा गर्म होकर के ऊपर उठी यही अंततः बरसात का कारण बनी। तो यह जो वर्षा हवा ऊपर उठी यह संवहनीय हवा थी
और इस संवहनीय हवा के कारण वर्षा हुई, इसीलिए हम कहते हैं कि विषुवत रेखा के पास संवहनीय वर्षा होती। तो संवहन क्लियर हो गया। अब तीसरा टर्म आता है अभिवहन। अभिवहन जो कि अभी यहां प्रश्न पूछा गया है। अभिवहन का मतलब होता है कि जब कोई भी गर्म या ठंडी वायु राशियां, मतलब बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े क्षेत्र में कोई वायु है जो कि ठंडी है या गर्म है, और यह ठंडी वायु राशियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब प्रवाहित होती हैं, तो जहां वह पहुंचती है वहां के तापमान को भी अपने अनुसार गर्म या ठंडा कर देती है। तो हवाओं का जब ये क्षैतिज प्रवाह किसी क्षेत्र में जाता है और वहां के तापमान को गर्म या ठंडा कर देता है, तो इसी क्षैतिज प्रवाह को कहा जाता है अभिवहन। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब एक प्रक्रिया है विकिरण। विकिरण का मतलब है सूर्य से आने वाली प्रकाश। सूर्य से आने वाली प्रकाश क्या होती है, उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, वह सीधे सीधे जहां पहुंचना है वहां पहुंच करके उस पर सीधे डायरेक्ट हिट करके उसको गर्म करती है। तो यह प्रक्रिया हो गई विकिरण। तो टोटल 4 प्रक्रियाएं थी जिसके माध्यम से वायुमंडल या अन्य जो वायुमंडल जो है या फिर पृथ्वी का जो भी सतह है वो गर्म होता है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं थी, तो चालन, दूसरा संवहन, तीसरा अभिवहन और चौथा विकिरण। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है, ये चारों प्रक्रिया से वायुमंडल गर्म होता है। अब प्रश्न कह रहा है कि जो मध्य अक्षांश होते हैं, यहां जो दैनिक भिन्नताएं आती है, दैनिक मौसम में जो परिवर्तन आता है, वह केवल अभिवहन के कारण ही होता है। पहले तो ये समझेंगे कि इन मध्य अक्षांशों में अभिवहन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि इन मध्य अक्षांशों में उत्तरी गोलार्ध में कैसी पवन चलती है, पछुआ पवन चलती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कैसी पवन चलती है, यहां पर भी पछुआ पवन चलती है ना। तो ये जो पछुआ पवन है, यह पछुआ पवन क्या करती है कि यह जो उष्ण कटिबंध की जो गर्मी है, उष्ण कटिबंध के गर्मी को लेकर के और इन क्षेत्रों में दूर दूर तक पहुंचा देती है। तो चूंकि यह हवा गर्म क्षेत्र से जा रही है, पछुआ हवा तो गर्म है, और यह गर्म हवा जहां जहां पहुंचती है उस क्षेत्र के तापमान को गर्म करती चली। ठीक है, तो यह गर्म होकर के यहां पहुंची, और इधर ध्रुव के पास जो हवा है, ध्रुव के पास जो हवा है, यह ध्रुवों के पास जो हवा है वो ठंडी हवा है। तो ये ठंडी हवा जब आकर के इससे टकराती है तो वाताग्र बनते हैं और वाताग्रीय वर्षा होती है। ठीक है, तो अब यहां पर जो वर्षा की प्रक्रिया हुई उसके पीछे का जिम्मेदार कारण क्या रहा, ये पछुआ पवन का चलना, मतलब पछुआ पवन के रूप में अभिवहन का प्रवाह होना। ठीक है, अब यहां बरसात हुई, वाताग्रीय वर्षा हुई, उसके लिए जिम्मेदार अभिवहन। अगर यहां कोई महाद्वीप है और महाद्वीप का जो पूर्वी किनारा है वहां पर वर्षा नहीं हुई, तो उसके लिए भी अभिवहन ही जिम्मेदार है। लेकिन प्रश्न पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि मध्य अक्षांशों के दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती है। तो केवल शब्द लगा करके इन्होंने प्रश्न को क्या किया, गलत कर दिया, क्योंकि मध्य अक्षांशों में मौसम में जो दैनिक परिवर्तन आते हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है, अभिवहन की ही होती है, और अभिवहन के रूप में पछुआ पवन वहां पर चलती है। लेकिन सिर्फ अभिवहन ही एकमात्र कारण नहीं होता है, बल्कि वहां पर भी चालन, संवहन, विकिरण जैसी प्रक्रियाएं संचालित होती। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि पार्थिव विकिरण के द्वारा वायुमंडल में दीर्घ तरंगों का समावेश हो। तो यहां तो हमने देख ही लिया था कि पार्थिव विकिरण का मतलब क्या है, जो पृथ्वी से विकिरण निकलता है। तो कह रहा है कि इसके द्वारा वायुमंडल में दीर्घ तरंग, ध्यान से देखिए कि पार्थिव विकिरण के द्वारा वायुमंडल में दीर्घ तरंगों का समावेश होता है। तो ये तो स्पष्ट है कि लघु तरंगों के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से जो विकिरण आता है वो लघु तरंग होता है, और जो पृथ्वी से, पार्थिव से
पृथ्वी को ही पार्थिव विकिरण, ये पार्थिव तत्व तो है, यहां से जो विकिरण निकलता है या वायुमंडल को गर्म करता है वो कौन सा होता है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य। तो यह स्टेटमेंट, थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। तो अब यहां पर लघु तरंग दैर्घ्य होने के कारण यह स्टेटमेंट गलत हो गया और केवल होने के कारण यह स्टेटमेंट गलत हो गया, तो तीसरा केवल सही है। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चीजें क्लियर हो रही हैं? अब अगर नहीं क्लियर हो रही हैं तो आप थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपकी बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अच्छा, ये आप लोग देख लीजिए, शायद आप लोगों के लिए काम का होगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। अगला देखिए, ये प्रश्न है कि तुंगता या अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, सिंपल भाषा में ऊंचाई के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने ज्योग्राफी में, सामान्य ह्रास दर किसे कहते हैं। तो सामान्य ह्रास दर क्या है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ऊंचाई के साथ जो तापमान घटता है और जिस रेट से घटता है उसी रेट को क्या कहते हैं, सामान्य ह्रास दर कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में समुद्र एवं स्थलीय समीर का समान प्रभाव पड़ता है और इसीलिए यहां तापमान सम रहता है। अब दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में दो प्रकार की पवनें चलती हैं, एक स्थलीय समीर और एक समुद्री समीर। स्टेटमेंट कर रहे हैं कि दोनों का प्रभाव एक समान होता है, इसीलिए वहां पर तापमान हमेशा एक जैसा बना रहता है, सम बना रहता है। थर्ड, तापमान पर अक्षांश का प्रभाव पड़ता है जिसके कारण समताप रेखाएं हमेशा अक्षांश रेखा के समानांतर होती। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि चूंकि तापमान पर अक्षांश का प्रभाव पड़ता है, किसी भी अक्षांश में अक्षांश की अवस्थिति के अनुसार वहां तापमान ज्यादा होगा कि कम होगा पता चलता है, इसीलिए इसके कारण समताप रेखाएं हमेशा अक्षांश रेखा के समानांतर होती है। और चौथा, यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। अब देखिए भाई, चार ऑप्शन हो गए, आप लोगों ने इसका आंसर खुद से सोच लीजिए कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब आइए समझते हैं। देखिए, पहले तो ये कि जो सामान्य ह्रास दर है, सामान्य ह्रास दर का मतलब है कि पृथ्वी से सतह से जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है, पृथ्वी के तापमान में एक निश्चित रूप कमी आती है और वो जो निश्चित कमी है वह बेसिकली 1 किलोमीटर ऊंचा जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है। जैसे हम पृथ्वी के सतह से 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, 1 किलोमीटर ऊपर गए तो तापमान कितना कम हो जाएगा, जितना नीचे है उससे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। इसी दर को, एक समान तापमान के घटने के दर को सामान्य ताप ह्रास दर या सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये याद कर लीजिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं कि दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में समुद्री एवं स्थलीय समीर का समान प्रभाव पड़ता है। अब पहले तो ये जान लीजिए कि समुद्री समीर स्थलीय समीर की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो इलाका है, बहुत दूर दूर तक विस्तृत समुद्र है, वह न जल्दी गर्म होता है न जल्दी ठंडा होता है, जबकि स्थल उतने ही जल्दी गर्म हो जाता है और उतने ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ऐसे में जो स्थलीय समीर चलता है वह कम समय के लिए चलता है, तुलनात्मक रूप से समुद्री समीर अधिक समय के लिए चलता है। इसलिए चूंकि समुद्र सामान्य रूप से कम जल्दी गर्म होता है और कम ठंडा होता है, इसीलिए समुद्र का प्रभाव स्थल पर अधिक पड़ता है, इसलिए समुद्री समीर अधिक प्रभावकारी होता है स्थलीय समीर की तुलना में। क्योंकि समुद्र का नेचर है कि वह सम रहता है, बहुत जल्दी न गर्म होता है न जल्दी ठंडा होता है, इसीलिए समुद्र से सटा हुआ जो स्थल है वह भी न जल्दी गर्म होता है न जल्दी ठंडा होता है। तो यहां पर ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है यह क्या है, गलत। थर्ड स्टेटमेंट, तापमान पर अक्षांश का प्रभाव पड़ता है जिसके कारण समताप रेखाएं हमेशा अक्षांश रेखा के समानांतर।
अब देखिए, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ये जरूर जानते होंगे कि 0 डिग्री के पास पास टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तापमान अधिक, तापमान अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं 90 डिग्री के पास, यहां तापमान क्या होता है, तापमान कम होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, चाहे वो 0 डिग्री हो, 23, 23.5 डिग्री हो, या 66.5 डिग्री हो, या 90 डिग्री हो, इन अक्षांश रेखाओं पर जैसे हम 0 डिग्री से ध्रुव की ओर जाते हैं तापमान में कमी आती है। मतलब अक्षांश रेखाएं भी तापमान को प्रभावित करती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरी बात ध्यान से समझिएगा कि यह स्टेटमेंट को कह रहा है कि तापमान पर अक्षांश का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण समताप रेखाएं हमेशा अक्षांश रेखा के समानांतर होती है। अब यहां देखिएगा, समताप रेखा का मतलब क्या होता है, समताप रेखा, समताप रेखा का मतलब होता है वैसी रेखाएं जो एक समान तापमान वाले क्षेत्र को मिलाती है। तो सपोज करिए यहां पर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पर 10 डिग्री, यहां पर 10 डिग्री और यहां पर 10 डिग्री। तो इसको एक रेखा जो मिलाने वाली रेखा है, इसको हम कहेंगे समताप रेखा। ठीक है, जिसने सभी एक समान टेम्परेचर वाली जगहों को मिला दिया। अब बात यहां पर आती है कि क्या समताप रेखाएं अक्षांश रेखा के समानांतर होती हैं? तो इसको समझने के लिए आपको यह समझना है कि स्थल और समुद्र दोनों के नेचर को समझना है। यह उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में यहां पर मैं एक छोटा सा मैप बना देता हूं। ठीक है, एक्चुअली मुझे मैप बहुत अच्छा बनाने नहीं आता, आपको समझने के लिए है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थल बहुत अधिक है। ठीक है, और समुद्र कम है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र बहुत अधिक है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है और ये ऑस्ट्रेलिया। तो यहां समुद्र अधिक है तो समुद्र जल्दी गर्म होगा, समुद्र के दूर दूर तक का तापमान एक जैसा होगा। लेकिन स्थल क्या होता है, जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। अब अगर जाड़े का मौसम है, सपोज करिएगा जाड़े के मौसम में, तो जाड़े के मौसम में ये जो स्थल है, भारत अगर हम यहां पे मान ले ये यूरेशिया है, ये स्थल है, अगर हम मानते हैं कि यहां का टेम्परेचर जाड़े के मौसम में -10 डिग्री है, तो यह समुद्र का टेम्परेचर कितना होगा, समुद्र का टेम्परेचर यहां पर स्थल से तो ज्यादा ही होगा। अगर हम समुद्र के सामने बात करें, यहां नॉर्थ अमेरिका में यहां पर -4 डिग्री है, तो क्या यह समुद्र का टेम्परेचर भी यहां पर -4 होगा? नहीं, यहां पर समुद्र का टेम्परेचर अभी भी 10 डिग्री होगा। तो इसलिए -4 डिग्री वाली जो लाइन है यह इधर खींच जाएगी और फिर यहां पर ऐसे आएगी। मतलब कि कभी भी समताप रेखा जो होती है वह अक्षांश रेखा के समानांतर नहीं गुजरेगी। ठीक है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा और समताप रेखा दोनों उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक समानांतर गुजरेगी। उत्तरी गोलार्ध में समानांतर नहीं रहेगी, दक्षिणी गोलार्ध में समानांतरता अधिक रहेगी, लेकिन वह भी पूर्ण समानांतर नहीं होगी। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा कि जिसके कारण समताप रेखाएं हमेशा अक्षांश रेखा के समानांतर होती है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में अधिक समानांतर होंगी लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में समानांतर नहीं रहते। चौथा, यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। अब तापांतर का मतलब क्या है, तापमान में अंतर, चाहे वो दैनिक हो या वार्षिक। मतलब एक दिन में 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान ज्यादा कितना हुआ, सबसे कम कितना हुआ, ये तापांतर। तापांतर के लिए एक फॉर्मूला जान लीजिएगा आज से कि जहां पर सबसे अधिक ठंड पड़ती है वहीं पर तापांतर सबसे अधिक होता है। ठीक है,
तो जहां दुनिया में सबसे अधिक ठंड पड़ेगी वहां पर तापांतर अधिक होगा। तो ठंड पड़ने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि बहुत विस्तृत क्षेत्र में स्थल होना चाहिए, क्योंकि अगर समुद्र होगा तो बहुत ज्यादा ठंड नहीं होगा। दूसरा कि विस्तृत क्षेत्र में समुद्र होने के साथ, स्थल होने के साथ साथ वह ध्रुवों के और नजदीक होना चाहिए, क्योंकि ध्रुव ऑलरेडी ठंडा है, तो स्थल अगर ध्रुवों के नजदीक है तो और ज्यादा ठंडा होगा। तो ऐसे में आप सोचिए यूरेशिया महाद्वीप, यूरेशिया महाद्वीप एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, बहुत बड़ा स्थल है, साथ ही इसका जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वह क्या है, ध्रुवों के एकदम पास है। तो ध्रुवों से जो ठंडा है और एक तो स्थल पूरा ठंडा है, तो इसलिए यहीं पर सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है। और सबसे अधिक तापांतर अगर आपको देखना है तो बर्फुनियांश रूस के आसपास, जो रूस का पोलर ध्रुवीय क्षेत्र होता है वहीं पर पाया जाता है। तो चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका मतलब कि पहला और चौथा ये दो सही है, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए ज्योग्राफी सच में, जो ज्योग्राफी का कंसेप्ट है बहुत ही क्रूशियल होता है, और अगर ज्योग्राफी का कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो फिर आप कंसेप्ट के लिए चीजें मिस नहीं करेंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है ज्योग्राफी का, लेकिन समझने में थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है। ये आप लोग इसको देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा, कि वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण का मतलब है कि पृथ्वी के सतह पर जो वायु का परिसंचरण होता है, जो वायु का घूमना होता है, उसके बारे में यह प्रश्न पूछा। पहला स्टेटमेंट कि वायुमंडलीय परिसंचरण वायुदाब पेटियों के सौर विकिरण के साथ होने वाले विस्थापन पर निर्भर करता है। समझते रहिएगा, स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा, वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है, जो पृथ्वी की जलवायु को सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित। तीसरा, पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाला परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोष्ट कहा जाता है। अब कार्यान्वित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा पहले तो आपको पता चल गया होगा। चलिए आपको मैं एक दिखाता हूं, वायुमंडलीय परिसंचरण देख लेते हैं। ये देखिए, ये है वायुमंडलीय परिसंचरण। है क्या है भाई? ध्रुवों के पास, सॉरी 0 डिग्री के पास जब हवाएं आती हैं दोनों साइड से, देखिए ये व्यापारिक पौने हैं दक्षिणी गोलार्ध में और ये उत्तरी गोलार्ध में। व्यापारिक पौने गर्म होते होते जब विषुवत रेखा के पास आई तो यहां से गर्म होकर के क्या हो गई, ऊपर उठ गई। और गर्म होकर के जब ऊपर उठती गई तो जब हवा ऊपर उठती है तो क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, तो एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच करके, एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच करके हवा एकदम ठंडी हो गई, संघनन हो गया। अब ठंडी हवा हो गई तो भारी हो गई, तो भारी हो गई तो अब ऊपर उतरेगी, तो उतर रही है, लेकिन कहां उतर रही है, अब यहां से तो हवाएं बार बार ऊपर जा रही है, तो हवाओं को यहां उतरने का मौका मिल नहीं रहा है। तो इसके जस्ट दोनों साइड में, दोनों किनारों पे हवा आसानी से उतर गई। मैं आप लोगों को एक समझा देता हूं मैप के साथ। जैसे यहां पर ये पृथ्वी है, ध्यान से देखिएगा, ये 0 डिग्री है। ठीक है, यहां पर हवाएं आ रही हैं दोनों गोलार्ध से। ठीक है, यहां पहुंचते हवाएं गर्म हो जा रही हैं, तो हवा गर्म होकर के क्या हो गई, ऊपर उठ गई। अब यहां जब ऊंचाई तक पहुंच गई तो यहां ऊंचाई तक पहुंच करके हवा क्या हो गई, एकदम ठंडी हो गई। तो ठंडी हो गई तो अब ये हवा क्या करेगी, ठंडी होगी तो दोनों गोलार्ध में नीचे उतर गई। ठीक है, ये लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ है। तो हवाएं पहले तो गर्म हो गई, यहां विषुवत, यहां पर सूर्य सबसे अधिक चमकता है, आप सभी को पता है विषुवत रेखा के पास। तो यहां अगर हवाएं पहुंची तो यहां पहुंचते पहुंचते गर्म हो गई, गर्म हो गई तो संवहनित होकर के ऊपर चली गई, ऊपर गई तो फिर क्या हो गई, ठंडी हो गई, ठंडी हो गई तो भारी हो गई, तो अब उतरेगी। तो उतरेगी तो आज यहीं पर नहीं उतर पाई, क्योंकि यहां तो नीचे से लगातार हवाएं ऊपर उठ रही है। तो नीचे से ऊपर उठ रही है तो हवा ऊपर से आ रही थी नीचे, लेकिन ये नीचे उठने वाली हवा उसको रोक दिया। तो वो उसने क्या किया कि बगल में दोनों किनारे पर एक साथ यहां से दोनों किनारे पर हवा उतर गई। ठीक है, तो यहां पर जो हवा उतरी और फिर यह हवा यहां पर जब उतरी तो उतरने के साथ ये, चूंकि हवा कैसी है,
ठंडी है और यहां पर क्या है, गर्म है, तो ठंडी से गर्म की ओर हवाएं चलने लगी, तो यह हवा पुनः वापस यहां पर आ गई। अब यह एक गोला बन गया, सर्कल बन गया हवाओं का। ये जो सर्कल बना, इस सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हेडली कोशिका। ठीक है, तो ये हवाओं का एक परिसंचरण हुआ। दूसरा परिसंचरण होता है, ये मुझे उम्मीद है परिसंचरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हवाएं एक गोलाकार रूप में यहां पर घूमने लगी। अब पुनः प्रश्न पे आ जाते हैं कि वायुमंडलीय परिसंचरण वायुदाब पेटियों के सौर विकिरण के साथ होने वाले विस्थापन पर निर्भर करता है। अब ये कह रहा है कि ये जो परिसंचरण है, वायुदाब, ये वायुदाब की एक पेटी है, विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है, यहां पर एक वायुदाब की पेटी है, ये क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। तो यहां पर सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, यह वायुदाब की पेटी भी सूर्य के साथ साथ उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती जाती है। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण के और सूर्य के साथ साथ जब ये पेटियां खिसकती जाती हैं, तो ये उत्तर और दक्षिण की ओर जब जाती हैं, तो क्या होता है कि इनका विस्थापन हो जाता है। तो वायुदाब पेटियों का सौर विकिरण के साथ होने वाले विस्थापन पर निर्भर करता है वायुमंडलीय परिसंचरण। तो अब वायुमंडलीय परिसंचरण भी क्या हो रहा है, सूर्य के पेटियों, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ, सूर्य के सीधे पकड़ने के साथ साथ उत्तर और दक्षिण की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है कि वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है। अब यहां पर एक फोटो देखिएगा, महासागर का एक मैप में दिखाता हूं, ये देख लीजिएगा, ये महासागर का, महासागरीय जलधाराएं हैं। अब यहां पर देखिएगा, ये एक बीच में लाइन है, थोड़ा फोकस के साथ, कि यहां पर से ये 0 डिग्री है, तो यहां से व्यापारिक पवन यहां पहुंच गई, तो इधर से व्यापारिक पवन जब यहां पहुंच रही है, तो यहां पर देखिए जो भी जलधाराएं चलेंगी, देखिए जो जलधाराएं चल रही है वो व्यापारिक पवनों के साथ चल रही है। यहां देखिए ये व्यापारिक पवनों के साथ जलधाराएं चल रही थी, तो ये ऐसे घूम गई, तो यह है विषुवतीय जलधारा। ठीक है, इधर देखिए यहां से मतलब 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री की ओर पछुआ पवन चलती है, पता है ना आप लोगों को। तो अब उस पछुआ पवन के प्रभाव में यहां देखिए गल्फ स्ट्रीम की जलधारा चल रही है, उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में कि पछुआ पवन चलता है। ठीक है, फिर यहां पर आए, तो फिर यहां पर पहुंची, तो फिर यहां से व्यापारिक पवन के प्रभाव में इधर घूमने लगी। तो इसका मतलब है कि जो वायुमंडलीय परिसंचरण होता है वह महासागरीय जल को भी गतिमान करता है। यह स्टेटमेंट सही है। और जो पृथ्वी के जलवायु को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में प्रभावित करता है। तो जब वायुमंडलीय परिसंचरण होगा, समुद्री जलधारा इधर से उधर गई, तो कहीं पर वर्षा करा दिया, कहीं पर सूखा करा दिया, तो पॉजिटिव और निगेटिव प्रभावित करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तीसरा, पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोष्ट कहते हैं। अब यहां पर समझिएगा कि हमने एक कोष्ट बनाया था, हेडली कोशिका या हेडली कोष्ट। ये क्या था, यह पृथ्वी की दिशा में सतह से ऊपर की ओर और उसके नीचे की ओर चलने वाला पवनों का एक प्रवाह था। यही था ना, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो ये पवनों का प्रवाह है जो कि सतह से ऊपर की ओर जाता है और फिर सतह की ओर आता है, और ये जो कोष्ट बन जाता है इसको हमने कहा था हेडली कोष्ट या हेडली कोशिका। वही बात ये कह रहा है कि ऊपर की दिशा में होने वाला और इसके विपरीत दिशा मतलब नीचे की ओर होने वाला जो प्रवाह होता है, इसी से एक कोष्ट बन जाता है, उसे कोष्ट कहते हैं। तो वही हम क्या कहते हैं, हेडली कोष्ट, या जब उसके आगे बढ़ता है तो फेरल कोष्ट कहते हैं, ध्रुवों के पास बनता है तो पोलर कोष्ट कहते हैं। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। चीजें क्लियर हो रही हैं। जियोग्राफी बहुत ही मुश्किल है, और अगर एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही
अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी आती है तो ये प्रश्न आसान है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि वायु राशियों के कुल 5 उद्गम क्षेत्र हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, यदि एक वायु राशि पूर्णतया धरातल से ऊपर उठ जाती है तब ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। तीसरा, दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने वाले स्थल समीर प्रवाहित होती है। चौथा, वाताग्र केवल निम्न और उच्च अक्षांशों पर निर्मित नहीं होते हैं, मतलब इन जगह पर वाताग्र नहीं बनते, बाकी हर जगह वाताग्र बनते हैं। अब पहला स्टेटमेंट, ये सब स्टेटमेंट हो गए, आपको बताना है कि इसका कौन सा कथन सही है। तैयारी को इतना ऊपर लेके चले जाएंगे, इतना अधिक तैयार रहिए कि यूपीएससी कुछ भी पूछे आपको आता ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो वायु राशियों के कुल 5, वायु राशि का मतलब पहले समझ लीजिए कि वायु राशि का मतलब होता है कि किसी बड़े क्षेत्र में एक ही समान उष्मा और एक ही समान तापमान वाली वायु को वायु राशि कहा है। छोटे क्षेत्र में नहीं, एक ही समान, अगर वायु का टेम्परेचर एक ही समान हो गया, एक ही जैसा हो गया और वो बृहद क्षेत्र की वायु है तो उसे कहेंगे वायु राशि। अब सोचिए, समुद्र पे जो हवा होती है, उसके ऊपर जो चल रही हवा है वह समुद्र के तापमान से प्रभावित होती है। समुद्र का तापमान जैसा होता है वहां उसके ऊपर चलने वाली हवाएं भी वैसी ही हो जाती है। तो जहां जहां समुद्री प्रभाव है वहां पर वायु राशियों का उत्पत्ति हो सकती है। स्थल के उस भाग के बारे में सोचिए जो कि बहुत बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है और जहां पर बाहरी प्रभाव बहुत कम आता है। जैसे हिमालय के उत्तर के भाग के बारे में सोचिए। हिमालय का उत्तर का जो भाग है वह ध्रुवों तक विस्तृत, वह पूरा का पूरा भाग एकदम ठंडा है, वहां पर गर्मी पहुंचने की संभावना बहुत कम रहती है। तो उस पूरे क्षेत्र में हवाएं एक समान रूप से ठंडी रहती हैं। तो यह भी क्या हुआ, वायु राशियों के उद्गम होने का क्षेत्र हो गया। यहां पर ठंडी वायु राशि उद्गम होगी। अगर विषुवत रेखा के पास कोई समुद्र है तो वहां पर जो समुद्र के ऊपर वायु राशि पैदा होगी वो गर्म वायु राशि पैदा होगी। तो ऐसे ही कुल पृथ्वी पर 5 उद्गम क्षेत्र आपको दिखेंगे जहां पर की वायु राशियां पैदा होती है। ठीक है, सेकंड बात कह रहा है कि यदि एक वायु राशि पूर्णतया धरातल से ऊपर उठ जाए तब ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। तो पहले तो कि वाताग्र किसे कहते हैं, देखिए यहां पर जब ये देखिए 2 प्रकार की वायु है, ये गर्म वायु है और ये ठंडी वायु है। ठीक है, अब गर्म और ठंडी वायु जब आपस में टकराती है, इस घटना को आप लोग सोचिएगा लगभग 70 डिग्री नॉर्थ के आसपास। वहां पर क्या होता है कि जो पछुआ पवन है वह इधर से चलती है और ध्रुवीय पवन इधर से आती है और दोनों पवन आपस में टकरा जाती है। तो इनके टकराने से क्या होगा कि जो पवन हल्की होगी वो ऊपर चढ़ जाएगी और जो पवन भारी होगी वो नीचे चल जाएगी। तो ठंडी पवन भारी होती है और गर्म पवन हल्की होती है। तो ये जो पछुआ पवन है, गर्म पवन है, ये क्या हो जाएगी, ऊपर चढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो बीच में फ्रंट बना है, इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उस बीच के रीजन को हम कहते हैं वाताग्र। ठीक है, 2 विभिन्न प्रकार के वायु राशियों के बीच में जो फ्रंट बनता है उसी फ्रंट को कहा जाता है वाताग्र। अब ये वाताग्र तो ठीक है, लेकिन अब एक कंडीशन ये सोचिए कि गर्म वायु ऊपर पूर्ण रूप से चढ़ गई और ठंडी वायु पूर्ण रूप से नीचे चली गई। ये ऊपर वाली गर्म है और नीचे वाली ठंडी है। तो अब ये आपस में टकरा रही हैं, ये टकरा नहीं रही हैं। तो जब, और ये फ्रंट किसे कहते हैं, फ्रंट का मतलब जहां पर कि दो वायरस टकराती हैं। तो जब दोनों एक गर्म वाली ऊपर चलने लगी और नीचे ठंडी चलने लगी तो अब आपस में टकरा नहीं रही है, आपस में आमने सामने का भिड़ंत नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में यहां पर कोई वाताग्र नहीं बना, वाताग्र नष्ट हो गया। तो इस कंडीशन को, जबकि एक वायु राशि पूर्णतया धरातल से ऊपर उठ जाती है तब ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। तो इनके बीच का जो रीजन है इसे क्या कहा जाता है, अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है या नष्ट होता वाताग्र कहा। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, तो यह स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। अगला,
दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है। दाब प्रवणता स्थल से अगर समुद्र की तरफ हो गया, दाब प्रवणता का मतलब दाब बहुत अधिक पास समुद्र की ओर अधिक शिफ्ट हो गया, तो समुद्र की तरफ होने तो वहां पर स्थल समीर प्रवाहित होने का मतलब क्या है? हम सभी जानते हैं कि तापमान, जो हवाएं चलती हैं वो क्या होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, मतलब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो दाब प्रवणता जहां अधिक है, मतलब दाब बहुत पास दाब बहुत अधिक चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर ताप क्या है? अधिक है। दाब अधिक है तो ताप अधिक है, तो वायु जो वहां का प्रेशर है वो कैसा है? लो है। तो लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती ही है। तो ऐसे में जब दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की ओर शिफ्ट होता है तो स्थलीय समीर चलता है, और जब दाब प्रवणता समुद्र से स्थल की ओर शिफ्ट होता है तो समुद्री समीर चलता है। ठीक है, अब आपकी तैयारी का स्तर देख लीजिए कितना तैयार है। चौथा, वाताग्र केवल निम्न और उच्च अक्षांशों पर निर्मित नहीं होते। अब निम्न अक्षांश किसे कहते हैं? निम्न अक्षांश का मतलब कि 0 डिग्री के पास, यहां पर, अब ये 0 डिग्री हो गया, इसे कहते हैं निम्न अक्षांश, और ध्रुवों के पास 90 डिग्री, इसे हम कहते हैं उच्च अक्षांश। ठीक है, उच्च और निम्न। अब वाताग्र बनने के लिए हमने क्या बताया था कि वाताग्र बनने के लिए क्या होना चाहिए? 2 प्रकार की वायु राशियां आपस में टकरानी चाहिए। अब यहां 0 डिग्री के पास 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच इस क्षेत्र में, जहां पर कि उष्ण कटिबंध है, यहां पर कोई दूसरी वायु राशि है ही नहीं टकराने के लिए, तो यहां पे वाताग्र बनेगा? नहीं बनेगा। दूसरा, पोल के पास यहां पर पूरी की पूरी वायु राशि कैसी है? एकदम ठंडी है। अब यहां पर गर्म हवा है ही नहीं, तो गर्म और ठंडी हवा टकराएगी? नहीं टकराएगी। तो जब तक टकराएगी नहीं तो फिर क्या होगा? वाताग्र बनेगा नहीं। तो इसीलिए स्टेटमेंट कह रहा है कि केवल निम्न और उच्च अक्षांशों पर, निम्न का मतलब 0 डिग्री के पास और उच्च का मतलब ध्रुवों के पास, इन अक्षांशों पर वाताग्र निर्मित नहीं होते। शेष सभी क्षेत्रों में मतलब इसके बीच के इन सभी क्षेत्रों में वाताग्र बनते। ठीक है, क्योंकि यहाँ उष्ण है, ये शीत है, जिधर से शीत और उष्ण आपस में टकराते हैं, इनके बीच में ही टकराते हैं, तो यहाँ पे वाताग्र बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि चौथा नंबर स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तो इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है? सही है। चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, यहां देखिए, वर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई, वर्षा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला है कि जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। जलवाष्प जो ऊपर गया वह अगर संघनित हो गया तो उसमें जो नमी है, अगर वह नमी उस संघनन से बाहर निकल गई तो वही वर्षा है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, कर्कापात वर्षा समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से काफी सीमित मात्रा में एवं यदा कदा ही होती है। कर्कापात का मतलब बहुत तेज ओलों के साथ वर्षा। तीसरा, विश्व में स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। चौथा, विषुवत वृत्त से 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ हवाओं के कारण सबसे पहले वर्षा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर होती है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, अब आप लोग इसका आंसर कीजिए। ये तो आसान ही था, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा सोचना नहीं था। आइए देखते हैं। पहला कि जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण। वर्षण बेसिकली क्या है? पानी का गिरना। वर्षण और वर्षा ये दो चीजें हैं। वर्षण का मतलब होता है
कि जल के बूंदों के साथ साथ और भी किसी भी प्रकार के तत्व का ऊपर से नीचे की ओर गिरना, इसमें कि बर्फ भी हो सकता है, ओला भी हो सकता है, ये सभी चीजें वर्षण का पार्ट है। लेकिन वर्षा का मतलब क्या होता है कि सिर्फ जल के बूंदों का ऊपर से नीचे गिरना वर्षा कहलाता है। और जब जल के बूंदों के साथ साथ ओला, धूल कण ये सभी ऊपर से नीचे गिरते तो इसे वर्षण कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था, अगर जलवाष्प संघनित हो गया तो उसके बाद जो उसमें से नमी मुक्त हो गई वही क्या है, वर्षण है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकेंड, कर्कापात वर्षा। कर्कापात वर्षा का मतलब है कि ओले के साथ, बड़े स्तर पर अगर ओले के साथ वर्षा हो रही है तो उसे कर्कापात वर्षा, यह समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से काफी सीमित मात्रा में एवं यदा कदा ही होती है। तो पहले तो कि भाई क्या जो बर्फ वाली बरसात है वो हर जगह होती है, तो हर जगह बर्फ वाली बरसात नहीं होती है। हर जगह सामान्य रूप से विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो जल की बूंदों वाली वर्षा होती है, उसमें बर्फ के गोले बहुत कम गिरते हैं। और बर्फ के गोले यदा कदा मतलब सिर्फ जाड़े के मौसम में ही आप विषुवत रेखा या उसके विषुवत उष्णकटिबंध में देखेंगे कि जाड़े के मौसम में ही कभी कभी क्या होती है, ओले के साथ वर्षा होती है। सामान्य रूप से विषुवत रेखा या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो जल की बूंदों की ही होती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, विश्व में स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागर के ऊपर वर्षा अधिक होती है। भाई स्थलीय भाग में वर्षा होने के लिए क्या चाहिए, जल का वाष्पीकरण होना चाहिए। जल का वाष्पीकरण होकर के ऊपर जाएगा, संग्रहित होगा, वर्षा होगी। तो जल जहां ज्यादा होगा वहां वाष्पीकरण भी अधिक होगा। तो समुद्र में पूरा दूर तक जल बिखरा पड़ा है तो समुद्र में वाष्पीकरण भी अधिक होगा, तो समुद्र के ऊपर वाष्पीकरण अधिक होगा तो वहां बरसात भी अधिक होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। चौथा, विषुवत वृत्त से, विषुवत वृत्त का मतलब कि ध्रुव विषुवत रेखा के आसपास, वहां से 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ हवाओं के कारण सबसे पहले वर्षा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये 0 डिग्री है, ठीक है, यह 23.5 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री है, ठीक है। अब ये 23.5 से 66.5 के बीच में पछुआ पवन चलती है, ठीक है, ये पछुआ पवन है। अब एक बात को, इसको मैं एक बाहर लेके आ जाता हूं। यहां समुद्र है, ये समुद्र है, और ये स्थल है, और यह समुद्र है, ठीक है। अब देखिए हवाएं कैसे चल रही हैं, हवाएं ऐसे चल रही हैं, ठीक है। तो हवाएं जब इधर से उधर जा रही हैं तो समुद्र के ऊपर से हवा इधर शिफ्ट हो गई, स्थल की ओर गई बह करके। तो समुद्र में जो जलवाष्प था इसको लेकर के हवा कहां चली गई, स्थल की ओर। और जब स्थल की ओर जाएगी तो ऊपर गई और संग्रहित होकर के बरसात हुई। तो यहां अगर जो बरसात हो रही है, यह महाद्वीप का कौन सा किनारा है, पश्चिमी किनारा है कि पूर्वी किनारा है? तो महाद्वीप तो इधर तक है, यह पूर्वी है और यह पश्चिमी है। तो पछुआ हवा के प्रभाव में समुद्र का जल महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पहुंच गया और वहां पर बरसात हो गई। तो यह स्टेटमेंट क्या है कि हवाओं के कारण, किस हवाओं के कारण, दोनों गोलार्धों में पछुआ पवन के कारण सबसे पहले वर्षा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर होती है। यह स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। तो दोनों गोलार्धों में जो वर्षा होती है अगर पछुआ पवन के प्रवाह में होगी तो वो क्या होगी, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर। लेकिन अगर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में होगी, अब इसको समझिएगा कि अगर यहां पर वर्षा हो रही है, यहां पर वर्षा हो रही है, मतलब उष्ण कटिबंध में कहीं भी, मतलब कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में कहीं वर्षा होगी तो वो कैसी होगी, अब ये पवन चल रही है इधर से ऐसे, तो ये क्या करेगा, महाद्वीप के
पूर्वी तट पर पहले पहुंचेगा तो व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में, महाद्वीपीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो कहां होती है? महाद्वीपों के पूर्वी तट पे। लेकिन पछुआ पवन के प्रभाव में जो वर्षा होती है वह महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे होती है। ठीक है। और व्यापारिक पवनों के प्रभाव में जब वर्षा होती है तो महाद्वीपों के पूर्वी तट पे होती है। क्लियर हो रही है? नहीं हो रही होंगी तो आप एक बार वर्ल्ड का मैप निकाल लीजिएगा, ठीक है, एटलस निकाल लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा, आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसका मतलब कि चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो अगला प्रश्न है कि ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पद्धति के संदर्भ में अंकित तथ्यों पर विचार करें। इनके अनुसार शुष्क जलवायु में वर्षण की तुलना में संभाव्य वाष्पीकरण की अधिकता होती है। कह रहा है कि अगर जलवायु शुष्क है, सूखी है, तो वहां पर वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की संभावना अधिक होगी। भाई जलवायु अगर हवा सूखी है तो क्या करेगी? अधिक से अधिक जल को अपने में ऑब्जर्व कर लेगी, खींच लेगी, तो वहां पर वाष्पीकरण अधिक होगी क्योंकि हवा शुष्क है। और वर्षा कहां होती है? जब हवाओं में नमी होती है। ठीक है, तो शुष्क हवा है तो वहां पर क्या होगा? वाष्पीकरण अधिक होगी। दूसरा, इसके अनुसार उष्ण कटिबंधीय जलवायु में वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज एवं बिजली के साथ अधिक वर्षा होती है। कहां पर? उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु में रोज दोपहर के बाद, कितने बजे? दोपहर के बाद, दोपहर के बाद मतलब 2 बजे के आसपास या उसके बाद बड़ी गरज के साथ अधिक वर्षा होती है प्रत्येक माह में, वर्ष के प्रत्येक माह में। अब भाई विश्वतीय या उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक। हम भी उष्ण कटिबंध में ही आते हैं। क्या हमारे यहां प्रत्येक महीने शाम में बहुत तेज गति के साथ गरज और बिजली के साथ वर्षा होती है? नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु में वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज एवं बिजली के साथ अधिक वर्षा नहीं होती है, बल्कि यह वर्षा कहां होती है? यह वर्षा होती है, लेकिन कहां होती है? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है, मतलब कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन है, उस क्षेत्र में लगभग दैनिक स्तर पर, मतलब लगभग रोज क्या होता है? रोज शाम को दोपहर के बाद, क्योंकि वहां पर डेली वाष्पीकरण होता है, सूर्य की किरणें हमेशा वर्ष भर वहां पर सीधी चमकती हैं, तो डेली वाष्पीकरण होता है, तो डेली वाष्पीकरण होगा तो डेली बरसात हो जाएगी। लेकिन बरसात कब होगी? दोपहर के बाद। तो ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में नहीं, बल्कि विषुवत रेखीय जलवायु क्षेत्र में ऐसा होता है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा, शुष्क जलवायु उष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब क्षेत्र में पाई जाती है, जहां तापमान का अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देता है। कह रहे हैं कि शुष्क जलवायु कहां? उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। तो पहले बात तो कि आप लोगों को जानना चाहिए कि उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र होता कहां है। ये जो 30 से 40 डिग्री बीच, ये 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, या फिर 30 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ का जो रीजन होता है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? इस रीजन को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। उच्च वायुदाब क्यों? मतलब उच्च वायुदाब क्यों भाई? क्योंकि विषुवत रेखा से जो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, वह हवाएं यहीं पर उतरती हैं। तो जहां पर हवा उतरेगी, जहां पर हवा अधिक रहेगी, उस हवा को क्या कहेंगे? उच्च वायुदाब। वहां पर वायु का दबाव उच्च रहेगा, अधिक रहेगा, तो ये क्या है? हाई प्रेशर का रीजन है और उष्ण कटिबंध के अंतिम सिरे पर पड़ता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। अब कह रहे हैं कि यहां पर शुष्क जलवायु पाई जाएगी। अब शुष्क जलवायु क्यों होगी भाई? क्योंकि हवाएं यहां पर आ तो रही है, लेकिन कहां से आ रही है? ऊपर से। नीचे से जब हवा ऊपर उठती है तो नीचे से समुद्र से गर्मी लेकर के, नमी लेकर के ऊपर उठती है,
लेकिन वो तो हवा ऊपर जाते जाते शुष्क हो गई, ठंडी हो गई, उसमें तो कुछ नमी बची नहीं। अब वो हवा ऊपर से नीचे उतरी है तो कैसी होगी? शुष्क होगी, शुष्क होगी और ठंडी होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? बरसात होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहां के पानी में क्या है? यहां जो हवा है उसमें जल नहीं है। तो शुष्क जलवायु उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह स्टेटमेंट लगभग सही है। सेकंड, यहां तापमान का अवतलन, तापमान का अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देता। यहां तापमान का अवतलन और उत्क्रमण, तापमान का अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देता। तो तापमान का अवतलन हुआ, हवाओं के साथ तापमान नीचे आया, फिर उत्क्रमण ऊपर भी गया। तो ये परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती है कि यहां पर तापमान बहुत तेज हो जाता है और इसीलिए यहां पर बरसात नहीं हो पाती, क्योंकि हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है। तो यह स्टेटमेंट भी, तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया? सही हो गया। तो इसका मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट उष्णकटिबंधीय में प्रत्येक माह में दोपहर के बाद। अच्छा, सेकंड गलत हो गया। कह रहे कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या है? केवल 2 नंबर स्टेटमेंट सही नहीं है। चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, तो ऐसे ही ज्योग्राफी के इस सेक्शन में आप जुड़े रहें। हम आपका ज्योग्राफी का भी लगभग बेहतर तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी का तैयारी करा देंगे। वर्ल्ड मैपिंग का तो हमने पीछे कराया ही है और इंडिया की मैपिंग भी करा रखी है, वो आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। हम उसके बाद तुरंत ही, चूंकि ये बहुत ही जरूरी था कि फिजिकल ज्योग्राफी के भी सेक्शंस को तैयार करा दिया जाए आपको, तो इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी तैयार कर कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी समाप्त कर दें, लेकिन जल्दी ही हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी जल्दी करा देने वाले हैं। उसके बाद हम साइंस टेक के पूरे सेक्शन को तैयार करेंगे। तो हमारी इस सेक्शन में हमें कमेंट में बताते रहें कि आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है। साथ ही आपको और क्या इस नई फॉर्म की जरूरत है या और क्या आपके डिमांडेड है वो भी बताते रहे, तो हम आगे के जो प्रयास होंगे उनमें आपके डिमांड को शामिल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।